से विवाह, यदि जन्म कुंडली में द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव तथा भाव के स्वामी शुभ स्थिति में हों तो जातक का विवाह कभी भी देर से नहीं होगा, बल्कि समय पर होगा। इसके अलावा ये जातक के सुखी वैवाहिक जीवन का भी संकेत देता है। पुनः, यदि सातवें घर में अशुभ चंद्रमा हो या सातवें घर में अशुभ और अशुभ शुक्र हो, तो दोनों ही विवाह में देरी का संकेत देते हैं। विवाह में देरी का एकमात्र कारण शनि है। इसके अलावा, यदि सूर्य, मंगल, राहु और केतु सप्तम भाव में स्थित हों तो भी यह विवाह में देरी का संकेत देता है। यदि लड़कियों की जन्म कुंडली में सूर्य चौथे या सातवें भाव में स्थित हो, तब तो शादी निश्चित ही देर से संपन्न होगी। यदि किसी व्यक्ति के लग्न से चंद्रमा चौथे या सातवें भाव में हो तो विवाह में देरी होगी। यदि राहु सातवें या छठे भाव में स्थित हो तो यह विवाह में देरी का संकेत देता है। यदि किसी महिला की जन्म कुंडली में अष्टमेश नवम भाव में स्थित हो तो भी विवाह में देरी होगी। यदि मंगल और शनि सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हों या मंगल और शुक्र एक साथ हों तो यह विवाह में देरी का संकेत देता है। शनि और चंद्रमा सप्तम भाव में हों तो भी विवाह देर से होता है। यदि सप्तमेश अष्टम भाव में स्थित हो या शुक्र अष्टम भाव के स्वामी से युक्त हो तो विवाह देर से होगा। यदि राहु सप्तमेश के साथ पंचम भाव में स्थित हो तो भी विवाह में देरी हो सकती है। यदि सप्तम भाव और सप्तमेश पर शनि की दृष्टि हो तो विवाह देर से होगा। हालांकि, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि सातवें घर में है, तो विवाह निश्चित रूप से देर से होगा। इन सब के अलावा, देर से शादी के संबंध में कुछ अन्य स्रोत नीचे दिए गए हैं। एक या एक से अधिक पाप ग्रह लग्न के सप्तम भाव पर स्थित हों। 2. यदि शनि लग्न या चंद्रमा के सप्तम भाव पर हो। 3. यदि शनि, मंगल और राहु, सूर्य दूसरे, पांचवें, सातवें, आठवें और 12वें भाव में से 2 और 3वें भाव में हो। 4. सप्तमेश पाप ग्रह से छठे, 8वें और 9वें भाव में है, यदि 12वें स्थान पर स्थित हो। 5. यदि शुक्र और सप्तमेश स्थिर राशि में हो। 6. यदि सप्तमेश और शुक्र शनि की दृष्टि या शनि के नक्षत्र में हो। 7. यदि शनि या सप्तमेश लग्न या चंद्रमा से 8वें भाव में छठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो विवाह में देरी होगी। शुक्र और मंगल को पुरुषों और महिलाओं के विवाहित जीवन के लिए मुख्य शासक ग्रह माना जाता है। इसके अलावा लग्न का सप्तम भाव, चंद्रमा का सप्तम भाव, सूर्य का सप्तम भाव, शुक्र का सप्तम भाव आदि ग्रहों का उपयोग वैवाहिक जीवन की स्थिरता को आंकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दूसरे पहलू से जातक के सगे संबंधियों और रिश्तेदारों का भी आंकलन किया जाता है। पारिवारिक रिश्तों और घरेलू सुख शांति का आकलन चतुर्थ भाव से किया जाता है। पांचवें घर से खुशी, प्रेम और स्नेह का आकलन किया जाता है। 8वें भाव से जातक के यौन जीवन का आकलन किया जाता है और 12वें भाव से यौन सुख का आकलन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव पाप ग्रहों से पीड़ित हों तथा जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल पीड़ित हों तो ये दुखी वैवाहिक जीवन का संकेत देता है। यदि जन्म कुंडली में लग्न भाव और लग्नेश का संबंध पंचम, सप्तम और एकादश भाव व लग्नेश से हो तो विपरीत लिंग से प्रेम संबंध अवश्य बनेगा और बात विवाह तक पहुंचेगी। इसके अलावा, यदि किसी कुंडली में बृहस्पति उपर्युक्त पहलुओं और जीवन साथी के साथ संबंध बनाता है, तो यह एक सुखी वैवाहिक जीवन का संकेत देता है। यदि सप्तमेश छठे, 8वें या 12वें भाव में हो या अपने स्वामियों के साथ संबंध बनाए तो ये दुखी वैवाहिक जीवन का संकेत देता है। इसके अलावा यदि छठे,
8वें या 12वें भाव का स्वामी नक्षत्र में स्थित हो तो विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। 7वें भाव में राहु, शनि, केतु यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित हों तो भी वैवाहिक जीवन दुखमय होगा। यदि किसी कुंडली में शुक्र शनि के साथ युति में हो तो अपरंपरागत विवाह की संभावना होती है। लेकिन यदि कुंडली में शुक्र कमजोर या नीच स्थिति में हो और राहु शनि, मंगल और किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो जातक की अतृप्त यौन इच्छा के कारण दुखी वैवाहिक जीवन की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त यदि पति का सप्तमेश पत्नी के घर या 12वें भाव में हो, अथवा पत्नी का सप्तमेश पति के घर या 12वें भाव में हो, तो इस बात की प्रबल संभावना होती है कि वैवाहिक जीवन तलाक में समाप्त हो जाएगा। यदि पत्नी की जन्म कुंडली में पति का 10वां और दूसरा घर पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो यह उसके पति की वित्तीय वृद्धि और करियर में उन्नति में बाधा उत्पन्न करेगा। यदि पति की कुंडली में बृहस्पति या शुक्र पत्नी के शनि या राहु से पीड़ित हो तो ये भी पति की आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिकूल वातावरण बनाता है। यदि पति के दशम व द्वितीय भाव पर पत्नी के धन देने वाले ग्रह व लग्नेश की कृपा हो तो ये पति की आर्थिक उन्नति के लिए सहायक होता है। इसके अलावा कुछ विशेष सूत्रों को लागू करके संघर्ष समाधान के बारे में आसानी से सीखा जा सकता है। सबसे पहले, यदि किसी जन्म कुंडली में चतुर्थ, सप्तम और द्वादश भावों में से 2 या 3 भाव विशेष रूप से पीड़ित दिखाई दें तो समझना चाहिए कि जन्म कुंडली में विवाह विच्छेद का योग विकसित हो चुका है, क्योंकि घरेलू सुख शांति का आकलन चतुर्थ भाव से किया जाता है। 7वें भाव का उपयोग पति पत्नी के बीच यौन संबंधों को आंकने के लिए किया जाता है, और 12वें भाव का उपयोग जीवन साथी के यौन सुख को आंकने के लिए किया जाता है। इसलिए यदि ये भावनाएं आपको परेशान कर रही हैं, तो यह मान लेना चाहिए कि जन्म कुंडली में तलाक की संभावना प्रबल रूप से विकसित हो चुकी है। दूसरा, यदि ये देखा जाए कि जन्म कुंडली में उपर्युक्त भाव पीड़ित हैं और साथ ही बुधादित्य योग निर्मित हो रहा है, तो यह मान लेना चाहिए कि विवाह तलाक की ओर एक और कदम बढ़ा चुका है, क्योंकि बुधादित्य योग में जन्मे लोग सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। उस ज्ञान के कारण लोगों में अहंकार बढ़ता है, जो तलाक का दूसरा प्रमुख कारण है। तीसरा, यदि कुंडली में शनि, चंद्रमा, मंगल, शुक्र या राहु दूसरे, 7वें और 11वें भाव से प्रतिकूल संबंध बनाते हैं, तो इससे तलाक की संभावना और बढ़ जाती है। इन सूत्रों के अतिरिक्त यदि किसी कुंडली में सप्तमेश का चतुर्थ, षष्ठम व दशम भाव, द्वादश व एकादश से अशुभ संबंध बन रहा हो तो यह इस बात का संकेत है कि उसका विवाह नहीं होगा या विवाह के बाद उसे विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि सप्तमेश का दूसरे, 5वें और 11वें भाव या पति के साथ अच्छा संबंध हो तो ये सुखी वैवाहिक जीवन का संकेत देता है। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी व्यक्ति के जन्म या जन्म क्रम में भौम दोष होता है, इसलिए इन लोगों को विवाह के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है। लेकिन ये कहने में कोई तुक नहीं है कि भौम योग की उपस्थिति हानिकारक होगी। लेकिन इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि भौम दोष कब उत्पन्न होता है। शास्त्रों के अनुसार लग्न की स्थिति व दृष्टि चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व मंगल में होती है। यदि जन्म कुंडली में दूसरे, चौथे और 7वें भाव में पाप ग्रह स्थित हो और उन पर दृष्टि हो तथा सप्तमेश 6ठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित हो तो भौम दोष बनता है। लेकिन यदि पति पत्नी दोनों की जन्म कुंडली में भौम दोष हो तथा लग्न चंद्रमा और बृहस्पति मजबूत हों तो भौम दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा यदि शनि, मंगल से 12वें भाव में हो या मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो भौम दोष समाप्त हो जाता है।
इसके अलावा भौम दोष तभी प्रभावी होता है जब मंगल किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में स्थित हो जो उससे शत्रुतापूर्ण हो। विवाहित जीवन का एक और मूल्यवान पहलू है बच्चे। यदि कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश शुभ स्थिति में हो तथा संतान का कारक ग्रह बृहस्पति मजबूत हो तो संतान प्राप्ति के योग आसानी से बनते हैं। इसके अलावा ये सातवें, आठवें और नौवें भाव तथा पति और बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव, पति और शुक्र पीड़ित हों तो यह मानना चाहिए कि व्यक्ति में अनैतिक इच्छा विकसित हो गई है। यदि अष्टम भाव और पति कमजोर या पीड़ित हों तो स्त्री रोग की आशंका बनती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी पुरुष की कुंडली में मंगल कमजोर है तो ये कमजोर जननांगों का संकेत देता है, क्योंकि मंगल को मांसपेशियों के लिए शासक ग्रह के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए यदि जन्म कुंडली में अष्टमेश और मंगल बहुत कमजोर हो तो ये यौन रोगों का संकेत देता है। इसके अलावा चूंकि नवम भाव पंचम भाव का पंचम भाव है, इसलिए नवम भाव और पति का विशेष विचार करना आवश्यक है। यदि जन्म कुंडली में नवम भाव और पति विशेष रूप से कमजोर या पीड़ित हों तो संतान प्राप्ति में विभिन्न बाधाएं आती हैं, और यदि वृश्चिक राशि पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो भी विभिन्न रोगों के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। इसका कारण ये है कि वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है। इसके अलावा यदि बृहस्पति से पंचम भाव, लग्न से पंचम भाव तथा नवम भाव राहु से पीड़ित हों तो संतान प्राप्ति में विभिन्न समस्याएं आती हैं। काली कुंडली का 7वां घर तुला है और इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र यौन इच्छा, वीर्य, यौन शक्ति, अंडकोश, मूत्र ग्रंथियों, महिला अंडाशय और प्रजनन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यदि शुक्र गंभीर रूप से पीड़ित या कमजोर हो तो ये संतान प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। लोग आमतौर पर ज्योतिषियों से पूछते हैं कि उनकी शादी कब होगी। सामान्यतः हमारे ज्योतिष शास्त्र में विवाह का निर्धारण करने के लिए कई सूत्र अपनाए जाते हैं। प्रथम सूत्र, सप्तम भाव। सप्तम भाव का स्वामी तथा सप्तम भाव में स्थित ग्रह विवाह के कारक माने जाते हैं। अतः सप्तमेश या सप्तमेश ग्रह की दशा या अंतर्दशा में विवाह होना संभव है। दूसरा सूत्र, विवाह राहु, शुक्र और चंद्रमा की दशाओं और अंतर्दशाओं के दौरान होते हैं। विवाह ग्रह के दूसरे भाव में या द्वितीयेश की दशा अंतर्दशा में होता है। तीसरा सूत्र, जब गोचरवश बृहस्पति लग्न, सप्तमेश या शुक्र से सप्तम भाव पर गोचर या दृष्टि डालता है तो उस समय विवाह की संभावना बनती। चौथा सूत्र, जब बृहस्पति उस स्थान पर गोचर करता है जहां लग्न और सप्तमेश संयुक्त होते हैं तो विवाह की प्रबल संभावना होती है।